जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। क्लास 10th में मेरे धुरंधर दोस्तों आ चुके हो आप लोग और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जैसा कि हम लोगों ने डीपीपी सॉल्यूशन नंबर पूरा कंप्लीट कर लिया बड़ी तेजी के साथ। क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे, बट हम लोगों को पता है एमसीक्यू में 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में ही क्वेश्चन आ जाता है और आंसर भी आ जाता है। और क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी हुई है, इसीलिए हम लोगों से सारी चीजें दोस्तों फटाफट बन जाती है। तो डीपीपी सॉल्यूशन 1 के बाद हम लेके आए हैं आपके लिए डीपीपी सॉल्यूशन नंबर 2 जो कि है चैप्टर नंबर 2 का नेशनलिज्म इन इंडिया। राष्ट्रभक्ति देशभक्ति सब हमारे जहन में आ चुकी है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के साथ। इस ट्रू और फॉल्स में हमें बताना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही दिया है कि गलत दिया गया है। ठीक है भाई, एक एक स्टेटमेंट को समझते हुए चलते हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1920। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है। यहाँ पे सितंबर में इसकी मीटिंग होती है और दिसंबर में कंफर्म हो जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही दिया गया है कि यहाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1920। गलत बात दी गई है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं जनवरी 1915 में। तो स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया। तो स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? यहाँ पे फॉल्स है। द जलियांवाला बाग मसाकरे अकर्ड ऑन 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ट्रू। 84 की बात हम लोग कर लेते हैं। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1930। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि शुरुआत होती है जिसकी 12 मार्च 1930 सॉल्ट सत्याग्रह के साथ। तो क्या यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने 1930 में करी थी? ये बात सही है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। 1930 में शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1918। रॉलेट एक्ट जो है वो पास होता है 1918 में। बिल्कुल गलत बात करी गई है। रॉलेट एक्ट पास होता है 1919 में। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज इट इंक्लूडेड इंडियन मेंबर। साइमन कमीशन का बॉयकॉट इसीलिए किया गया था क्योंकि उसमें इंडियन मेंबर्स थे। यहाँ पे इंक्लूडेड की जगह एक्सक्लूडेड होना चाहिए कि इंडियन मेंबर्स नहीं थे, तब जाके ये स्टेटमेंट सही होती है। इंक्लूडेड तो ये गलत हो जाएगा भाई, इंडियन मेंबर्स नहीं थे इसीलिए तो यहाँ पे बॉयकॉट होता है और लाला लाजपत राय की इस पे डेथ हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ जाते हैं। 87 क्या बोलता है? द क्विट इंडिया मूवमेंट was also known as अगस्त क्रांति मूवमेंट। क्विट इंडिया को हम लोग यहाँ पे अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहते हैं जो कि 1942 में होता है। क्या ये सही है? स्टेटमेंट बिल्कुल 100% दोस्तों यहाँ पे सही दी गई है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है यहाँ 1885 में बनता है। बिल्कुल सही बात है। बाय महात्मा गांधी, यहाँ ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ये फाउंड करते हैं एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों यहाँ पे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है भाई, चलिए तो स्टेटमेंट गलत हो गया गांधी जी का नाम लिखने के कारण। अगर इसको यहाँ पे एओ ह्यूम लिखते तो यहाँ पे सही हो सकता था। द खिलाफत मूवमेंट वॉज हेल्ड बाय अली ब्रदर। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने वाले अली ब्रदर्स थे जो कि टर्की के थे। खलीफा की पोस्ट हटाने के कारण यहाँ पे ये रिवॉल्ट करते हैं। तो खलीफा की जो पोस्ट हटती है उसके कारण यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट होता है जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। ट्रू आंसर यहाँ पे होना चाहिए। द सॉल्ट सत्याग्रह या सॉल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज दांडी मार्च स्टार्टेड इन 1930। क्या 1930 में यहाँ पे 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है। 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हो जाता है। 240 माइल यहाँ चलना होता है 78 वॉलेंटियर्स के साथ। इसको यहाँ कहा जाता है दांडी मार्च। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही दी गई है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है The non-cooperation movement was called off after the चौरी चौरा इंसिडेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। कारण क्या था दोस्तों? कारण ये था सर कि यहाँ पे जब हमने कहा कि ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है वो होना चाहिए यहाँ पे किस तरीके का, तो वो होना चाहिए सर यहाँ पे नॉन वायलेंस के थ्रू। मगर यहाँ पे तो क्या हो गया दोस्तों? वायलेंस ही वायलेंस हो गया। इसीलिए गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया दोस्तों ये मूवमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं चौरी चौरा मूवमेंट। और ये यहाँ पे बात बिल्कुल सही कही गई है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 91 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 हमसे बोलता है द पूना पैक्ट वाज साइंड इन 1931
बिल्कुल गलत बात कही गई है। ये पूना पैक्ट जो होता है 1932 में होता है बिटवीन मोहनदास करमचंद गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कहाँ होता है? पूना में होता है, इसलिए इसको पूना पैक्ट कहते हैं। उस समय गांधी जी जेल में थे और वो जेल का नाम था येरवड़ा जेल। कौन सी जेल थी दोस्तों? वो येरवड़ा जेल थे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 93 बोलता है द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो स्लोगन है डू और डाई का, क्या ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दिया गया था? नहीं सर, ये तो क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन है। किसका है दोस्तों? यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन है। ठीक है भाई, चलिए तो ये स्टेटमेंट 93 की जो है वो गलत दी गई है भाई यहाँ पे, तो आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। द कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया इन 1942। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है यहाँ पे आता है दोस्तों 1942 में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान जो है यहाँ पे नहीं आता भाई 1942 में, ये आता है 1946 में। ठीक है ना भाई, चलिए। मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 1906। सलीमुल्लाह जी द्वारा, ख्वाजा सलीमुल्लाह जी द्वारा यहाँ मुस्लिम लीग को बनाया जाता है 1906 में। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। ठीक है भाई, बात सही है, ट्रू है। द टर्म सत्याग्रह वॉज कॉइन्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। सत्याग्रह जो शब्द है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। नहीं सर, ये जो वर्ड है ये दिया मोहनदास करमचंद गांधी जी, मतलब महात्मा गांधी जी ने। और मैंने आपको बताया था पीटर मैरिट्सबर्ग नाम के स्टेशन पे उनको जब ट्रेन से धक्का मार दिया गया था और रात भर उस स्टेशन पे रहना पड़ा, तब उनने कहा कि अब कहीं ना कहीं मुझे इस ट्रुथ के लिए लड़ना पड़ेगा, इसके लिए नॉन वायलेंस के थ्रू लड़ना पड़ेगा, और यहां से ये शब्द आता है। तो ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू जी लिखने के कारण गलत हो गया। अगर महात्मा गांधी जी लिख देते तो ये सही हो जाता। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंडन। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पे लंदन में होती है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है दोस्तों, यहाँ पे आंसर जो है बिल्कुल सही है ये। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यूज़पेपर यंग इंडिया was published by सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने यंग इंडिया यहाँ पे पेपर यहाँ पे पब्लिश किया था। बिल्कुल गलत है, ये तो करा था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन एट लाहौर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन जो है वो कहाँ पे होता है? लाहौर में। कब हुआ? 1929 में। वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू। क्या ये जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन लिया था लाहौर में 1929 में? बात 100% दोस्तों यहाँ पे सही दी गई है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? ट्रू। द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज भीमराव अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर जी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे हमारे। क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा किसने किया? भीमराव अंबेडकर जी ने किया। बिल्कुल सही बात कही गई है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट कलकत्ता। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है? कलकत्ता में होती है। ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है भाई, तो ये स्टेटमेंट 100% गलत है। कौन सा? इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग जो है फर्स्ट कलकत्ता में नहीं होती है। द रॉलेट एक्ट वॉज रिप्लेस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। रॉलेट एक्ट को यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, रिपील्ड किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट 2 साल के लिए किसी भी पर्सन को अगर पॉलिटिकल प्रिजनर मान लिया जाए तो उसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे 2 सालों तक के ट्रायल अरेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे गलत दी गई है। द क्रिस्प मिशन वॉज रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे बोलता है क्रिस्प मिशन जो है वो रिजेक्ट किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। ये बात बिल्कुल 100% सही दी गई है। क्रिस्प मिशन जो कि 1942 में आता है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज अ रिस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट 100% सही है। भगत सिंह गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। क्या ये बात सही है? 100% सही है। भगत सिंह ने यहाँ पे स्लोगन दिया था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, 23 मार्च 1931 को उनको हैंग कर दिया गया था। इनके साथ 2 साथी और थे, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, द गांधी इरविन पैक्ट, यहाँ आंसर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ट्रू, द गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन 1931। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल 100% स्टेटमेंट सही दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पता है आप लोगों को क्या होता है? जो लोकल लैंग्वेजेस होती है उसमें जो यहाँ पे न्यूज़पेपर छपते थे या कोई भी क्रॉनिकल्स या तो किसी भी तरीके के मैगजीन जो छापी जाती थी, यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यहाँ पे सबको बैन कर दिया गया था। कहा था कि ब्रिटिशर्स की परमिशन मिलेगी तभी जाके आप कुछ प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है 1878 में, साथ ही यहाँ पे आर्म्स एक्ट को भी पास किया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही दी गई है 107 क्वेश्चन के? बिल्कुल सही दी गई है। द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे 108वां क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी जो है एस्टेब्लिश की जाती है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। बिल्कुल सही बात है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा यहाँ पे एक नारा दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग जय हिंद। इसके अलावा एक और यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है भाई। द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1922। चौरी चौरा जो है वो 1922 में होता है। बिल्कुल सही बात है, 1922 में ही होता है और इसमें 23 पुलिसमैन को क्या किया जाता है भैया। तो अब हम लोग बात करेंगे भाई कि क्वेश्चन नंबर 110 हमारे सामने आ गया है। कहता है द मोपला रेबिलियन अकर्ड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो मोपला रेबिलियन जो है वो होता है स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। क्या ये बात सही दी गई है? बिल्कुल गलत बात दी गई है, क्योंकि मोपला रेबिलियन जो है वो होता है स्टेट ऑफ केरला में। कहाँ पे होता है दोस्तों? स्टेट ऑफ केरला में, ठीक है भाई। क्लियर है कहानी यहाँ पे, हाँ या ना? और स्टेट ऑफ केरला को अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेट ऑफ केरला ये यहाँ आता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे केरला में जो रिवॉल्ट होता है उसको कहा जाता है मोपला रेबेलियन। क्या कहा जाता है दोस्तों? मोपला रेबेलियन। तो ये स्टेटमेंट तमिलनाडु जो दिया गया है दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है भाई। द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1927। यहाँ पे ये बोल रहा है कि साइमन कमीशन जो है यहाँ पे 1927 में यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है। क्या ये बात सही दी गई है? ठीक है भाई, मान लेते हैं कि अपॉइंट तो हो जाता है मगर इंडिया में आने में इसको टाइम लग जाता है और 1928 में आता है। द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पास इन द कांग्रेस सेशन एट बॉम्बे। द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन है वो पास होता है कांग्रेस के सेशन में जो कि यहाँ पे बॉम्बे में होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। चलिए, द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स वर हेल्ड एट द रेड फोर्ट। क्या इंडियन नेशनल आर्मी की जो भी ट्रायल्स थी जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी, क्या उसकी यहाँ पे जो भी ट्रायल्स थी वो रेड फोर्ट में होती थी? बिल्कुल सही बात कही गई है, रेड फोर्ट में इंडियन नेशनल आर्मी की पूरी के पूरे ट्रायल्स होते थे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। द फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फाउंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। क्या ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था? बिल्कुल नहीं सर, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसको एस्टेब्लिश किया जाता है यहाँ पे किसके द्वारा? तो वो करा जाता है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे, द स्लोगन जय हिंद वॉज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। क्या यहाँ पे जो स्लोगन दिया गया है जय हिंद वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया? बिल्कुल सही बात कही गई है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया स्लोगन था यहाँ पे जय हिंद। The historic sessions of the Indian National Congress in 1929 was held at Lahore। क्या 1929 में यहाँ पे जो हिस्टोरिक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, क्या वो यहाँ पे लाहौर में किया गया था? ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल सही है। तो लाहौर में हिस्टोरिक सेशन होता है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है भाई। चलिए, उस समय पे कहीं ना कहीं डोमिनियन स्टेटस, पूर्ण स्वराज या टोटल इंडिपेंडेंस की यहाँ पे बात चल रही थी। रावी रिवर के कॉर्नर में जाके जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था? फ्लैग होस्ट किया था, ठीक है भाई, ये याद रखना है हमें। द फेमस स्पीच टायरेस्ट विद डेस्टिनी वॉज डिलीवर्ड बाय भीमराव अम्बेडकर। टायरेस्ट विद डेस्टिनी जो है यहाँ पे स्पीच जो है दी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं, ये दी गई थी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे हो जाती है गलत। स्टेटमेंट क्या हो जाती है दोस्तों यहाँ पे? गलत। अब हम लोग बात करते हैं द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1942। क्या यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में लॉन्च होता है? बिल्कुल सही बात करी गई है यहाँ पे कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है यहाँ पे 1942 में लॉन्च होता है, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं गांधी जी द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना है कि गांधी जी के ईयर्स जो है 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 में भी उनका रोल रहा, 1920 में उनका रोल रहा, 1921 में उनका रोल रहा, 1922 में उनका रोल रहा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 1929 से उनका रोल स्टार्ट होता है। 1929 के बाद 1930, 1931, 1932, 1933, 1934,
1934, ठीक है। तो ये जो ईयर्स गए वो तो चले गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 20, 21, 22 तो चले गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। ये चला गया रॉलेट एक्ट में, ठीक है भाई। ये वाले जो ईयर है ये चले गए अहमदाबाद मिल वर्कर में, ये चला गया खेड़ा में, और दूसरा चला गया इंडिगो में। और गांधी जी इस समय जनवरी 1915 में तो वो आए थे। तो इस तरीके से हमें जो ईयर है वो याद भी करने और आगे भी बढ़ना है दोस्तों, ठीक है। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे नारा दिया गया था डू और डाई, क्या दिया गया था स्लोगन यहाँ पे दोस्तों, डू और डाई, ठीक है। तो बात ये यहाँ पे 100% सही दी गई है। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की मैं बात करता हूं तो बोलता है द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी दोस्तों यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी थी दोस्तों यहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू ने। तो बात सही है। The Rowlatt Act allowed the British government to imprison any person suspected of terrorism without trial। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, किसी भी पर्सन को यहाँ पे पकड़ा जाएगा एज अ सस्पेक्टेड, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटेन्ड कर देना। तो 2 ईयर्स के लिए इस पे कोई भी ट्रायल यहाँ पे नहीं चलेगी। और ये कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट का ही ड्रॉबैक था, जिसके कारण यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ। तो जलियांवाला बाग मैसाकर की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को कुछ स्टेटमेंट्स याद करनी है दोस्तों यहाँ पे, कि जलियांवाला बाग मैसाकर होता है 13 अप्रैल 1919 को। बट यहाँ पे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं रिवॉल्ट अलग अलग तरीके से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए याद रखिएगा 6 अप्रैल को यहाँ पे होता है हड़ताल, ठीक है। 10 अप्रैल को लग जाता है यहाँ पे मार्शल लॉ, और 13 अप्रैल को हो जाता है यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसाकर। ठीक है भाई। और यहां पे अपॉइंट हो जाता है 10 अप्रैल को जनरल डायर, जो कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहता है इन पूरे जलियांवाला बाग में, ठीक है। और जनरल डायर को आगे चल के किल किया जाता है उधम सिंह द्वारा। तो उधम सिंह जो है वो किल करते हैं किसको? जनरल डायर को। किसको किल कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे? जनरल डायर को। तो ये सारे ईयर्स, ये सारी डेट्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और पूरे आपको याद करना जरूरी है, ठीक है भाई। तो रॉलेट एक्ट जो है यहाँ पे कौन यहाँ पे ब्रिटिश लेके आते हैं, बट यहाँ पे इंडियंस के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। और यहाँ पे जो पंजाब के 2 प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जिनका नाम था यहाँ पे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इनको पकड़ के यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। और जलियांवाला बाग में कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं इस एक्ट का, और कुछ लोग आते हैं बैसाखी सेलिब्रेशन करने, बट बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस को यहाँ पे मार दिया जाता है। और यहाँ से एक नया फ्रीडम फाइटर जन्म लेता है जिसका नाम था भगत सिंह। और भगत सिंह के बारे में आप सभी को पता है फिर दोस्तों। तो चलिए सफरनामा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सफरनामा में जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है दोस्तों एजर्शन है रीजंस के, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट दी गई है उसके हम लोग को आंसर्स बताने हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। The non-cooperation movement was withdrawn by गांधी जी in 1922। ये बात कही गई है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे 1922 में यहाँ पे खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि चौरी चौरा वाला जो कांड है जो यूपी में हुआ था, जिसमें 23 पुलिसमैन को जला दिया गया था, इसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बंद किया था। क्यों? क्योंकि ये नॉन वायलेंस की जगह हो गया था वायलेंट, ठीक है भाई। चलिए तो एजर्शन तो सही दिया गया है। द मूवमेंट लेड टू वाइड स्प्रेड वायलेंस एट द चौरी चौरा। और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं वाइड स्प्रेड हो गया था, और चौरी चौरा के अलावा भी धीरे धीरे करके बहुत सारी जगह पे ये वायलेंट मूवमेंट हो गया था। और गांधी जी ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है मुझे सही दिख रहे हैं। और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का। कैसे? द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। बिल्कुल सही बात है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बंद इसीलिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट, वेयर अ वायलेंट मॉब सेट फायर
टू अ पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे एक जो मॉब रहता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ये कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में लगा देता है आग, लीडिंग टू द डेथ ऑफ 22 पुलिसमैन। तो 22 से 23 लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट, एजर्शन, रीजन दोनों ही दोस्तों यहाँ पे सही दिए गए हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 122 पे मैं आता हूँ। क्या बोलता है यहाँ पे, बोलता है द रॉलेट एक्ट वाज वाइडली अपोज बाय द इंडियन पॉपुलेशन। रॉलेट एक्ट का हम सभी लोगों ने मिलकर अपोजिशन किया था, हम सब अपोज में थे इस रॉलेट एक्ट के। बिल्कुल सही बात है। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन सस्पेक्ट ऑफ टेररिज्म विदाउट ट्रायल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो एक्ट है अलाउड करता है गवर्नमेंट को कि आप किसी को भी पर्सन को इम्प्रिजन कर सकते हो सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म, डिटेन कर सकते हो, और विदाउट एनी ट्रायल, कोई भी ट्रायल की आवश्यकता यहाँ पे नहीं, और 2 सालों तक के किसी भी तरीके की कोई भी ट्रायल नहीं की जाएगी। तो क्या ये बात सही है? दोनों बातें यहाँ पे सही दी गई है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डिस्क्रिप्शन में अगर हम लोग बात करें, द रॉलेट एक्ट curtailed सिविल लिबर्टीज। अब रॉलेट एक्ट कहीं ना कहीं हमारी जो सिविल लिबर्टीज थी उन सबको यहाँ पे वो छीन लेता है हमसे, एंड लेड टू मास प्रोटेस्ट। अब यहाँ पे लोगों को क्या करना पड़ता है, इसके कारण मास प्रोटेस्ट करना पड़ता है, इंक्लूडिंग द जलियांवाला बाग मैसाक्रे। और जलियांवाला बाग मैसाक्रे कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट के ही कारण होता है। और ये बड़ी दुख की बात रही कि जलियांवाला बाग में कुछ ऐसे भी लोग मारे जाते हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि वो यहाँ आए थे बैसाखी सेलिब्रेशन करने, बट यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 122 जो है हमारे लिए बहुत सही है, और दोनों ही असर्शन रीजन जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 123 पे मैं आता हूँ। 123 क्या कहता है यहाँ पे, द साइमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विथ स्लोगन गो बैक साइमन। तो यहाँ पे साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि आपको पता है 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आया, स्वागत हुआ। 1919 में आता है मॉन्टेगू क्लेमसफोर्ड रिफॉर्म, उसका स्वागत हुआ। बट अब आना चाहिए था 10 साल बाद 1929 में, और ये 1929 में ना आके 1 साल पहले आ जाता है 1928 में। तो यहाँ पे होता क्या है कि इस कमेटी में होना चाहिए था, इस कमीशन में होना चाहिए था, कोई तो इंडियन होना चाहिए था। जो 7 लोगों का ग्रुप बनता है, 7 लोगों के मेंबरशिप में ये पूरा का पूरा जो कमीशन बनता है, उसमें एक भी इंडियंस ना होने के कारण साइमन का जो वेलकम है वो किया जाता है विद क्या, विथ साइमन गो बैक या ब्लैक फ्लैग से। द कमीशन डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स। क्या ये बात सही कही गई है कि ये कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर यहाँ पे नहीं था? तो स्टेटमेंट दोनों ही दोस्तों यहाँ पे सही दी गई है। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का। क्या डिस्क्रिप्शन है इसका? द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम साइमन कमीशन। अब यहाँ पे एक्सक्लूजन कर दिया गया, हटा दिया गया साइमन कमीशन से इंडिया को, इंडिया के लोगों को। लेड टू वाइड स्प्रेड बॉयकॉट एंड द प्रोटेस्ट। इसके कारण कहीं ना कहीं बॉयकॉट और कहीं ना कहीं हैवी लेवल पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 पे मैं आता हूँ। यहाँ पे क्या बोलता है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया जाता है, जिसमें स्लोगन दिया जाता है डू और डाई। ये एक बेहतरीन स्टेप था टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। क्विट इंडिया का मतलब है कि अभी ही हमें ट्रांसफर कर दो ओनरशिप और आप यहां से चले जाओ। ठीक है, और क्विट इंडिया जो वर्ड दिया गया है वो दिया है मेहर अली ने। किसने दिया है दोस्तों? यहाँ पे मेहर अली ने। तो एजर्शन तो दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया। इट रिजल्टेड इन इमीडिएट इंडिपेंडेंस फॉर द इंडिया। यहाँ पे एकदम से चेंज हो जाएगा और एकदम से इंडिपेंडेंस हमें मिल जाएगी। ये पॉसिबल था क्या? ये पॉसिबल तो नहीं था, बट यहाँ पे दर्शन दिया गया है तो कुछ हद तक ये पॉसिबल था, मगर 100% ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं था। ठीक है भाई, चलिए तो इसलिए ए जो है वो ट्रू है, बट आर जो है यहाँ पे दोस्तों फॉल्स है। डिस्क्रिप्शन में देखें हम लोग, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अ मास प्रोटेस्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था यहाँ पे एक मास प्रोटेस्ट था, डिमांडिंग एन एंड टू द ब्रिटिश रूल। और डिमांड क्या करते हैं भैया? एंड करने की बात करते हैं ब्रिटिश रूल को। बट इट डिड नॉट रिजल्ट इन इमीडिएट इंडिपेंडेंस। बट यहाँ पे देखा गया कि एकदम से इंडिपेंडेंस मिलना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। विच वॉज अचीव्ड इन 1947। और यहाँ पे बात हो रही है किसकी भाई? तो जो अचीव किया गया 1947 में, और यहाँ 14 अगस्त 1947 को एक नया देश बन जाता है जिसका नाम है पाकिस्तान, और इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो कब होता है दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को हम लोग बनाएंगे रिपब्लिक डे, 15 अगस्त 1947 को बनाएंगे हम लोग इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट हुए 1947 में और रिपब्लिक होते हैं हम लोग यहाँ पे 1950 में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 पे मैं मूव करता हूँ। यहाँ पे बोलता है एजर्शन, द खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू सपोर्ट द ऑटोमन एम्पायर। खिलाफत मूवमेंट इसीलिए स्टार्ट किया गया ताकि ऑटोमन एम्पायर को यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके।
रीजन बोलता है इंडियन मुस्लिम वांटेड टू रिस्टोर द खलीफा ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। यहाँ पे बोल रहा है इंडियन मुस्लिम चाहते थे कि रिस्टोर करा जाए खलीफा को जो कि ऑटोमन एम्पायर के थे। ठीक है भाई, चलिए भाई अब बताइए भाई आंसर सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें जो है यहाँ पे सही दी गई है। कैसे? द खिलाफत मूवमेंट एम टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन खलीफेट। ठीक है भाई, तो ऑटोमन जो खलीफेट थे उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की बात करी गई थी। एंड गार्नर्ड सिग्निफिकेंट सपोर्ट अमंग इंडियन मुस्लिम्स, और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट चाहते थे इंडियन मुस्लिम्स का भी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अली ब्रदर्स आते हैं, गांधी जी से मिलते हैं। अली ब्रदर्स में आते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली, और यहाँ आके मिलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे मास प्रोटेस्ट की अगेंस्ट द कॉमन एनिमी नोन एज ब्रिटिशर्स, और ब्रिटेन के अगेंस्ट में कॉमन एनिमी के लिए हम लोग यहाँ पे वॉइस को रेस करते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। बोलता है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन विद द दांडी मार्च। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत होती है दांडी मार्च के थ्रू। गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट एट दांडी, और गांधी जी ने इसको ब्रेक किया सॉल्ट लॉ को बाय मेकिंग सॉल्ट एट दांडी। अब गांधी जी ने यहाँ पे सॉल्ट लॉ को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और सॉल्ट जो था पुअर और रिच सभी के लिए इस्तेमाल होता था, और गांधी जी ने कहा किसी भी तरीके से इस पे हमें क्या नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे सही दी गई है। और यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्ट लॉ की बात करें, सॉल्ट सत्याग्रह की बात करें, तो वो स्टार्ट होती है 12 मार्च 1930 को, और 12 मार्च 1930 से चलती है लगभग ये 6 अप्रैल 1930 तक है। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। गांधी जी मार्च टू दांडी, और गांधी जी कहाँ जाते हैं भाई, दांडी जाते हैं। एंड सब्सिक्वेंट मेकिंग ऑफ सॉल्ट, और क्या बनाते हैं वहां पे, सॉल्ट बनाते हैं। वॉज अ सिंबॉलिक एक्ट ऑफ डेफियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर सॉल्ट बना लेंगे तो इंडिया का ही मटेरियल, इंडिया का ही सब कुछ, और टैक्स हम लोग ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। यही बात उठाई यहाँ पे गांधी जी ने, और 12 मार्च 1930 को 78 वॉलंटियर्स के साथ ये चले जाते हैं साबरमती से किस तरफ, दांडी के तरफ। किस तरफ चले जाते हैं दोस्तों, दांडी के तरफ। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 127 हमसे कहता है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनता है 1885 में। बिल्कुल सही बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था A.O. ह्यूम। चलिए इस बात को हम लोग याद रखें, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एस्टैब्लिश किया जाता है रिटायर्ड ऑफिसर जो कि रिटायर्ड आईसीएस थे, इनका नाम था दोस्तों A.O. ह्यूम। ए का मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो बनते हैं यहां पे WC बनर्जी। ठीक है भाई, चलिए ये मीटिंग जो है सबसे पहले कहाँ होती है, वो होती है यहाँ पे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। कहा जाता है कि 1885 से लेके 1905 का जो समय रहा उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे मॉडरेट फेज। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसको मॉडरेट फेज कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ बोला जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। बिल्कुल सही बात है, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन बनाता है, कब बनाता है और कौन प्रेसिडेंट इसका रहता है। इट वॉज एस्टैब्लिश टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और कहीं ना कहीं इसको इसलिए बनाया गया था ताकि ये पता चल सके कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस कब मिलेगी, और हम लोग इंडिपेंडेंस इन लोगों से चाहते हैं। किससे इंडिपेंडेंस चाहते हैं दोस्तों, तो वो चाहते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रिटिशर से। बट यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन का मेन मुद्दा ये था ही नहीं। ठीक है, आएंगे बात कैसे रखेंगे एक साथ, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था। मतलब रीजन जो है दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया है। तो ए तो सही दिया गया है, एजर्शन तो सही दिया गया है, मगर रीजन जो दिया गया है दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया है। इनिशियली द इंडियन नेशनल कांग्रेस सॉट मॉडरेट रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो चाहता था धीरे धीरे करके यहाँ पे रिफॉर्म्स हो, चेंज हो। एंड ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, और यहाँ चाहता था कि इंडिया का
जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में बढ़ता चला जाए। जैसे 1909 में हम लोगों ने देखा पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, 1919 में देखा यहाँ पे मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो यहाँ पे इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है, इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो है वो गवर्नेंस में धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाए। नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अभी यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की किसी भी तरीके से 1885 में बात नहीं की गई थी। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 128 पे हम लोग आते हैं। बोलता है द पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड द भीमराव अंबेडकर। तो जहां पे गांधी जी अभी बंद थे वो जगह थी येरवड़ा जेल, और यहाँ पे पैक्ट होता है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। गांधी जी ये कहते हैं कि मैं देश को जोड़ने में लगा हूं और आप यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहे हो दलित के लिए, ये बात बिल्कुल गलत है। तो एजर्शन तो बिल्कुल सही दिया गया है। 1932 में पूना पैक्ट होता है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। ठीक है भाई, रीजन बोलता है इट वॉज एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। यहाँ पे रीजन ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए किसमें भैया, हम लोगों को दलित्स में। ठीक है ना भाई, तो ये बात यहाँ पे क्या दी गई है, सही दी गई है। ठीक है, बट एग्रीमेंट तो इसीलिए था कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात नहीं करोगे, तो एग्रीमेंट था कि बात नहीं करोगे, और यहां बोल रहा है कि एग्रीमेंट में ऐसा था कि दलित के सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करोगे। तो रीजन जो है दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया है। क्या दिया गया है, गलत दिया गया। ए इज ट्रू, ए तो यहाँ पे ट्रू हो गया, असर्शन ट्रू हो गया, बट रीजन जो है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। द पूना पैक्ट प्रोवाइडेड रिजर्व सीट्स फॉर दलित्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात हो रही है या रिजर्व सीट्स की बात हो रही है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, ना कि यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हो रही है। ठीक है भाई, तो स्टेटमेंट यहाँ पे जो है रीजन का गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The क्रिस्प मिशन फेल्ड टू गेन इंडियन सपोर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो क्रिस्प मिशन है वो फेल्ड हो जाता है कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो सही दी गई है, बट रीजन क्या बोलता है, द मिशन ऑफर्ड इंडियाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस इमीडिएटली। और ये मिशन जो है, जो कि क्रिस्प मिशन है, ये कहीं ना कहीं इसीलिए आया था ताकि इंडिया को कंप्लीटली इंडिपेंडेंस जो है यहाँ पे मिल जाए। तो रीजन जो दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया है। द क्रिस्प मिशन प्रपोज डोमिनियन स्टेटस। अब यहाँ पे क्रिस्प मिशन जो आया था वो किसके लिए आया था, डोमिनियन स्टेटस के लिए आया था आफ्टर द वॉर, नॉट इमीडिएट इंडिपेंडेंस। यहाँ पे हम लोग इमीडिएट इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं करते, विच लेड टू इट्स रिजेक्शन। और कहीं ना कहीं यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे रिजेक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे रिजेक्शन की। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 130। क्या कहता है हमसे 130 यहाँ पे, द स्वदेशी मूवमेंट कब आया होगा दोस्तों, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। द स्वदेशी मूवमेंट वाज अ डायरेक्ट रिस्पांस टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो यहाँ स्वदेशी मूवमेंट जो है डायरेक्ट रिस्पांस था किसका भैया, पार्टीशन ऑफ बंगाल का। बिल्कुल सही बात है। इट एम्ड टू प्रमोट इंडियन गुड्स एंड बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। एम था इनका इंडियन गुड्स को प्रमोट करना और बॉयकॉट करना दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश गुड्स को या ब्रिटिश प्रोडक्ट को। तो इसका आंसर जो है दोनों का ही सही दिया गया है, और आंसर 100% जो है यहाँ पे दोनों सही दिए गए हैं। इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द स्वदेशी मूवमेंट एनकरेज द यूज ऑफ इंडियन गुड्स। द स्वदेशी मूवमेंट एनकरेज करता है किसको, इंडियन गुड्स को, एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ रिलायंस। और ये क्या बताता है कि हम लोग सेल्फ रिलायंट है, हम लोग अपने हिसाब से सारे काम कर सकते हैं। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज, और यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं किसका, ब्रिटिश पॉलिसीज का। तो इस तरीके से ये आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे दोनों ही सही दिए गए हैं। अब स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन नंबर 131, जो कि दो पार्ट में रहेगा। आपको पता है एजर्शन और रीजन हमेशा ही दो पार्ट में होते हैं दोस्तों। तो एजर्शन मान लेते हैं हम क्वेश्चन और रीजन को मान लेते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन ये देता है यहाँ पे, द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स वर हेल्ड एट रेड फोर्ट। क्या ये सही बात है, इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना है वो करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पे जो ट्रायल्स होती थी आईएनए की, क्या वो रेड फोर्ट में होती थी? क्या ये बात स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है? हाँ सर, स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही दी गई है। द ट्रायल्स वर कंडक्टेड टू प्रोसिक्यूट ब्रिटिश सोल्जर्स। अब यहाँ पे तो उल्टा बोल दिया भाई कि ब्रिटिश सोल्जर्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको पनिशमेंट देने के लिए ये यहाँ पे ट्रायल्स करवाई जाती थी, जो कि बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे। चलिए भाई, तो हमें ये समझ में आ गया कि एजर्शन जो है सर 100% यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे अगर हम लोग रीजन की बात करते हैं तो रीजन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। ठीक है भाई, ए तो यहाँ पे ट्रू हो गया, बट आर यहाँ पे जो दोस्त है वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है भाई,
द ट्रायल वर फॉर ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। यहाँ पे ट्रायल्स जो होती थी वो होती थी ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। वो सारे लोगों के अगेंस्ट में होती थी ये ट्रायल्स जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर टू में अगेंस्ट में चले जाते हैं, किसके? ब्रिटिशर्स के। ठीक है भाई, चलिए तो याद रखिएगा भाई, वर्ल्ड वॉर टू जो है वो स्टार्ट होता है 1939 में। कब होता है दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू? तो ये स्टार्ट होता है यहाँ पे 1939 में और अप्रॉक्सीमेटली चलता है 1944 तक के। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे ये एंड कैसे होता है तो आपको पता है यूएसए की एंट्री के बाद इसको एंड किया जाता है। यूएसए का एक नेवल बेस कैंप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पर्ल हार्बर। इस पर्ल हार्बर पे अटैक कर देते हैं जापानीज अटैक करते हैं पर्ल हार्बर पे, इसीलिए कहीं ना कहीं यूएसए जो है वर्ल्ड वॉर टू में एंट्री करता है। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों? रिजल्ट बहुत ही खतरनाक रहा। यहाँ पे 1945 में यहाँ पे दो बड़े शहरों पे अटैक होता है। पहला जो शहर था उसका नाम था हिरोशिमा और दूसरा था दोस्तों यहाँ पे नागासाकी। तो कहा जाता है आज भी वहां पे डीएनए सिस्टम जो है हिल चुका है। यहाँ पे आज भी एबनॉर्मल चाइल्ड जो है वो यहाँ पे बर्थ करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पहली बार यहाँ पे अटैक किया गया था एटम बॉम्ब से। ठीक है भाई, तो ये कहानी हम लोगों को याद रखनी है कि यूएसए न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आना चाहता था न सेकंड वर्ल्ड वॉर में आना चाहता था। यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री करता है यहाँ पे 1917 में और ये एंड करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, और यूएसए एंट्री करता है यहाँ पे 1944 के बाद और खत्म करता है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू को भी, जो कि यहाँ पे अटैक करते हैं सबसे पहले हिरोशिमा और दूसरा करते हैं यहाँ पे नागासाकी में। ये बात है 6 और 9 अगस्त 1945 की। इस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू जो है पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है भाई, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में याद रखना है दोस्तों हम लोग को। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्रिस्टल क्लियर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या है सर और किस टॉपिक से रिलेटेड है ना। चलिए यहाँ पे क्लियर करा हम लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 आ चुका है आपके सामने। ये कहता है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज एम्ड एट सप्रेसिंग इंडियन न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उसका मेन एम था कि ये जो भी इंडियन न्यूज़पेपर है उन सबको यहाँ पे सप्रेस किया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछते हैं कि सर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसका मतलब होता है वहां की लोकल लैंग्वेजेस में जो भी न्यूज, जो भी जर्नल्स या जो भी मैगजीन्स यहां पे प्रिंट होती थी। ठीक है भाई, न्यूज जर्नल्स मैगजीन्स यहां पे जो प्रिंट होती थी वो लोकल लैंग्वेज में नहीं छापी जाएंगी। ठीक है भाई, इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा यहां पे ब्रिटिशर से। किससे परमिशन लेना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पे ब्रिटिशर से। ठीक है भाई, कहानी यहाँ तक है क्लियर। तो ब्रिटिशर से परमिशन लेने के बाद ही आप ये सारी चीजें छाप सकते हो, बट यहाँ पे आप कुछ भी अगेंस्ट में नहीं छाप सकते हो। किसके? ब्रिटिशर्स के। दूसरी बड़ी बात, अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ पता चल जाता है कि अगेंस्ट ब्रिटिशर्स यहाँ पे कुछ प्रिंट किया जा रहा है तो उनकी मशीन्स को यहाँ पे कॉन्फिस्केटेड कर दिया जाता था, मतलब जब्त कर दिया जाता था और इसको ब्रेक कर दिया जाता था। इसको बोलते थे हम लोग कॉन्फिस्केटेड ऑफ मशीनरी। ठीक है भाई, चलिए यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है दोस्तों 1878 में। इसी 1878 में एक और एक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडियन जो है यहां पे आर्म्स नहीं रख सकता। ठीक है, अब यहां पे इंडियन को हर एक आर्म्स रखने के लिए चाहिए दोस्तों यहां पे लाइसेंस, और लाइसेंस कौन देगा? तो वो देंगे ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको यहां पे लाइसेंस मिले। क्यों? क्योंकि आप यहां पे नहीं तो 1857 की तरह दोबारा यहां पे सिपाही मुटनी करेंगे।
ठीक है भाई, कहानी यहां तक के क्लियर दोस्तों, हाँ या ना, कहानी बिल्कुल क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जिसका एम क्या था, यहाँ पे जितने भी इंडियन न्यूज़पेपर थे उन सबको यहाँ पे सप्रेस किया जाना था। क्या किया जाना था दोस्तों? यहाँ पे सप्रेस किया जाना था। ठीक है, तो ये कहानी क्लियर हो गई, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आपको काम आएगा। ठीक है, मतलब ये एजर्शन जो है ये 100% यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। इट अलाउड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के चल रही है, ब्रिटेन से चल रहे हैं, ये मानते हैं हम लोग। टू सेंसर एंड शट डाउन द पब्लिकेशन, अगर लगता है तो यहाँ पे जो भी पब्लिकेशन ये काम कर रहा है उनको यहाँ शट डाउन करना है, उनकी मशीनरी को यहाँ पे ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पे एजर्शन और रीजन दोनों ही दोस्तों यहाँ पे 100% सही दिए गए। और यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का हम लोगों ने ईयर याद कर लिया, साथ में ही हम लोगों ने आर्म्स एक्ट को भी यहाँ पे याद कर लिया दोस्तों। चलिए भाई, क्लियर हो गया, हाँ या ना? चलिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब एजर्शन भी सही है और दोस्तों यहाँ पे रीजन भी सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दोस्तों यहाँ पे ए का। डिस्क्रिप्शन क्या है? द एक्ट टारगेटेड इंडियन लैंग्वेज, एक्ट का एक ही टारगेट था, इंडियन लैंग्वेज को किसी भी तरीके से खत्म करना, ताकि हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन ना कर सके, ताकि फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ना जा सके। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता था 1857 में अगर इंडियंस यूनाइट हो जाते तो ये सिपाही मुटनी जो है ये हमारे लिए इंडिपेंडेंस का काम कर देती और उसी समय हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाती, मतलब कॉलोनियल सिस्टम से हम लोग यहाँ पे दोस्तों फ्री हो जाते। टू कंट्रोल डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, क्योंकि न्यूज़पेपर ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा सोर्स है जिससे हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते थे अभी हर एक ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को और हर एक ब्रिटिशर्स के प्लान को। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहां तक के क्लियर हो गई है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 हमारे सामने आता है। ये क्या बोलता है? बोलता है कि द गांधी इरविन पैक्ट मार्क द एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्ट की यहाँ पे खत्म करने की बात शुरू हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए, और यहाँ पे बोलता है रीजन जो है द पैक्ट एक्सेप्टेड ऑल द डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे जो पैक्ट होता है इसमें सारी ही डिमांड जो है इंडियंस की मान ली जाती है। ऐसा तो यहाँ पे नहीं होता है भाई कि सारी डिमांड जो है इंडियंस की यहाँ पे मान ली जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा 133 में। ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग जो है वो होती है सॉल्ट सत्याग्रह से। इसको दांडी मार्च भी बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो सॉल्ट सत्याग्रह या तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दांडी मार्च। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से सुनिएगा आप। अब ये दांडी मार्च की शुरुआत जो होती है वो कब से होती है सर? तो ये होती है 12 मार्च 1930 से होती है। ठीक है, कब तक की चलती है सर? तो 6 अप्रैल 1930 तक के चलती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये शुरुआत होता है दांडी मार्च का साबरमती आश्रम से, और ये कंप्लीट होता है दांडी नामक जगह पे जहां पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जाता है। चलिए, यहां तक की कहानी क्लियर। अब हम लोग इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, इसमें इसको स्टार्ट करने में शुरुआत में आते हैं सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के साथ 78 वॉलेंटियर्स, और धीरे धीरे करके पूरे देशवासी जो है इसमें यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए लास्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो लास्ट पॉइंट ये कहता है यहाँ पे कि ये 240 माइल्स चलते हैं टोटल। कितना चलते हैं दोस्तों? यहाँ पे 240 माइल्स चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए 240 माइल चल रहे हैं भाई, देखिए, और उसके बाद ये चल रहे हैं 24 दिन और रोज चल रहे हैं 10 माइल्स, तो 24 डेज में इनने यहाँ पे कवर करा साबरमती से दांडी तक के। ठीक है भाई, चलिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यहाँ पे तैयारी हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे डिमांड करी गई थी दोस्तों डोमिनियन स्टेटस की। जब यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पे डिमांड करी गई तो यहाँ पे लॉर्ड इरविन जो है बोलते हैं बैठ के हम लोग बात करेंगे, और बैठ के बात करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराया जाता है दोस्तों यहाँ पे लंदन में। ठीक है भाई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, 1930 में पहली होती है, 1931 में दूसरी होती है, 1932 में तीसरी होती है। ठीक है भाई, इस 1930 में ही इस समय पे भीमराव अंबेडकर जी बनाते हैं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ये डिप्रेस क्लास एसोसिएशन मेनली बनाते हैं दोस्तों दलित्स के लिए। किसके लिए बनाते हैं दोस्तों? यहाँ पे दलित्स के लिए। ठीक है, और ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और इरविन से डिमांड करते हैं यहाँ पे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। और इसी बात से गांधी जी जो है उनसे खफा हो जाते हैं, उनसे गुस्सा हो जाता है, और यहां पे पूना में येरवड़ा जेल जब वो इसमें बंद रहते हैं तब स्टार्ट कर देते हैं फास्ट अनटू डेथ। ठीक है भाई, अब यहां पे पूना में एक पैक्ट साइन होता है 1932 का, जिसको हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट। और ये जो पूना पैक्ट है वो होता है यहां पे भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। 1931 में यहां पे गांधी इरविन पैक्ट होता है। कौन सा पैक्ट होता है दोस्तों? यहां पे गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है, जिसमें गांधी जी अपनी डिमांड को रखते हैं 11 पॉइंट्स में, जिसको कहा जाता है 11 पॉइंट प्रोग्राम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो रहता है वो रहता है सॉल्ट लॉ का। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन जो पूछा गया था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है और पूरा 1930, 31 और 32 को यहाँ पे ट्रैक कर लिया है। ठीक है भाई, चलिए बोलता है द गांधी इरविन पैक्ट मार्क द एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद पूरी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे ये बात तो सही है कि गांधी इरविन पैक्ट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कुछ हद तक यहाँ पे खत्म हो जाता है। द पैक्ट एक्सेप्टेड ऑल द डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या यहाँ पे सारे ही जो डिमांड्स करी गई थी उन सबको एक्सेप्ट कर लिया गया था? नहीं दोस्तों, यहाँ पे सारी डिमांड्स को एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं किया गया था। और ये सारी चीजों को आप लोगों को स्क्रीनशॉट में याद करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेके ही हम लोग ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं ना भाई। चलिए, तो यहाँ तक के क्लियर है। तो एजर्शन जो है दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया है, बट यहाँ जो रीजन दिया गया है वो एग्जैक्टली सही नहीं दिया गया दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो क्लियर है कहानी हमें यहाँ पे कि ए तो ट्रू है 100%, बट आर जो है फॉल्स है यहाँ पे 100%। ठीक है, द पैक्ट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट। ये जो पैक्ट हुआ इसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट का सस्पेंशन कर दिया गया, मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए इसको रोक दिया गया। एंड द रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया, ये बात थी रॉलेट एक्ट की, जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी दोस्तों 1919 में। बट नॉट ऑल द डिमांड्स वर मेट, सारे ही डिमांड्स को यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट किया गया था, सिर्फ यहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात करी गई थी। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 134 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 134 हमसे ये कहता है यहाँ पे कि जो मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ, इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ डायरकी, और यहां कहता है सिस्टम ऑफ डायरकी के बाद इट प्रोवाइडेड फॉर कंप्लीट सेल्फ गवर्नेंस इन इंडियन प्रोविंसेस। बिल्कुल नहीं भाई, यहां पे सेल्फ गवर्नेंस की बात नहीं कही गई थी। यहां पे कहा गया था कि गवर्नेंस जो है वो दो पार्ट में यहां पे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम लोग अगर बात करते हैं मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म की, तो ऐसे ही रिफॉर्म जो है हर 10 साल में आने थे, और ये जो हर 10 साल में कमीशंस आने वाले थे, उसमें से जो पहला कमीशन था, पहला कमीशन आता है बेटा 1909 में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें मेनली कहा गया था कि जो पार्टिसिपेशन है इंडिया के लोगों का, उसको यहां पे इंक्रीज किया जाए।
और यहां पे बात करी गई थी सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स की। ठीक है भाई, यहां तक की कहानी क्लियर। चलिए अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि ये तो हो गया पहला रिफॉर्म, कब आया दोस्तों, ये 1909 में। ठीक है, दूसरा जो रिफॉर्म आता है वो आता है 1919 में। कब आता है दोस्तों, ये 1919 में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, 1919 में जो रिफॉर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे मॉन्टेगू क्लेमेंसफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें यहां पे बोलते हैं कि जो ये गवर्नमेंट चलेगी वो चलेगी डायरकी, मतलब दो पार्ट्स में गवर्नमेंट को यहां पे डिवाइड किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही कही गई है, इसीलिए ये जो सिस्टम है बिल्कुल सही कहा गया। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद ये कमीशन आना चाहिए था 1929 में, बट ये कमीशन 1929 में ना आके आ जाता है दोस्तों 1928 में। और इसमें इस कमीशन में सिर्फ और सिर्फ सारे ब्रिटिशर्स रहते हैं, जिसमें कि पूरी कमीशन में 7 लोग रहते हैं। तो यहां पे सर जॉन साइमन का जो ग्रीट किया जाता है, यहां स्वागत किया जाता है, वो करा जाता है गो बैक साइमन से। और यहां पे ब्लैक फ्लैग में लिखा रहता है गो बैक साइमन। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा ब्लैक फ्लैग में लिखा रहता है गो बैक साइमन। क्यों? क्योंकि इस पूरी कमीशन में कोई भी इंडियंस यहां पे नहीं थे। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, यहां पे जब ये कमीशन बनेगा तो यहां पे 2 लोगों को यहां पे रखना है। पहला सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, और दूसरा जो रखना है दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे वॉइसरॉय। बट जब यहां पे टोरी गवर्नमेंट आई तो टोरी गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ यहां पे जॉन साइमन को बेचा। किसी भी इंडियंस का इस कमीशन में ना होना ही बनता है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट का रीजन। और यहां पे इस प्रोटेस्ट में हमारे यहां के प्रोमिनेंट लीडर जिनका नाम था लाला लाजपत राय, उनकी आगे चल के जो है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए तो लाला लाजपत राय की जो है यहाँ पे डेथ हो जाती है साइमन कमीशन के दौरान ही। ठीक है भाई, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आपको काम आएगा। तो यहाँ पे ये सेल्फ गवर्नेंस की बात दोस्तों यहाँ पे नहीं की जाती है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, एजर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो एजर्शन है वो तो यहाँ पे सही है, ट्रू है, बट जो यहाँ पे जो रीजन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे सही नहीं है। डायरकी इंट्रोड्यूस पार्शियल सेल्फ गवर्नेंस। डायरकी में क्या होता है, पार्शियल सेल्फ गवर्नेंस होता है, 100% सेल्फ गवर्नेंस नहीं होता। ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि अब हम लोग देखें कि आप इस कंट्री को कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से यहाँ पे चला पाते हैं विथ शेयर्ड कंट्रोल बिटवीन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शेयर्ड कंट्रोल मतलब कि आधा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा, आधा कंट्रोल इंडियंस के हाथ में रहेगा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरीके से समझ में आता है कि डायरकी में यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है, बट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो रहा है कि आधा पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा और आधा पावर जो है दोस्तों इंडियंस के हाथ में रहेगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 134 की कहानी जो है पूरी तरीके से समझ में आ जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अब बात करते हैं कि भाई एक स्लोगन दिया था, एजर्शन में एक स्लोगन देते हैं, द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज पॉपुलराइज्ड बाय भगत सिंह। भगत सिंह ने यहाँ पे एक स्लोगन दिया जिसका नाम था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, रीजन ये था, इसका मतलब ये था लॉन्ग लाइफ द रेवोल्यूशन। और ये बोल रहा है इनकलाब जिंदाबाद का मतलब कि लंबे समय तक के ये क्रांति जो है दोस्तों यहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है ना, चलिए भगत सिंह इंस्पायर होते हैं कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग मैसाक्रे के बाद या जलियांवाला बाग कांड के बाद। ठीक है, जो कि करा गया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि यहां पे जो भी यहां पे पॉलिटिकल प्रिजनर होगा
इस पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल तक के बिना ट्रायल के यहां पे रखा जाएगा, मतलब उसको कर दिया जाएगा डिटेन्ड। और इसी कारण से 2 यहां के प्रोमिनेंट लीडर पंजाब के, जिनका नाम था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट किया गया था और इन्हीं के कारण प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है जलियांवाला बाग मैसाकर में। और फाइनली 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग होता है, जहां से एक यहाँ पे फ्रीडम फाइटर निकल के आता है जिनका नाम था दोस्तों यहाँ पे भगत सिंह। क्या नाम था दोस्तों यहाँ पे? भगत सिंह। तो ये कहानी दोस्तों हम लोग को पूरी तरीके से अच्छे से याद करनी है, ठीक है भाई। चलिए कहानी क्लियर। चलिए तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। ये क्रांति जब तक के चलती रहेगी, जब तक कि ये देश हमारा आजाद नहीं हो जाता। इसीलिए यहाँ पे स्लोगन दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद। क्या दिया गया था दोस्तों यहाँ पे? इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है भाई। भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स यूज्ड दिस स्लोगन। तो भगत सिंह और उसके साथ में जितने भी साथी थे वो सब मिलके यहाँ पे ये स्लोगन देते थे। एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे ये मेंबर बनते हैं HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, ठीक है भाई। चलिए, और भगत सिंह इसमें जोड़ देता है सोशलिस्ट, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से सुनिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसको प्रेसिडेंटशिप में रखा जाता है चंद्रशेखर आजाद के, ठीक है भाई। चलिए याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद को एल्फ्रेड पार्क में घेर लिया जाता है, तो वो यहां पे खुद को गोली मार लेते हैं। एल्फ्रेड पार्क जो कि कहां पे है दोस्तों? इलाहाबाद में है। कहां है? इलाहाबाद में, ठीक है भाई। चलिए ये सारी कहानियां याद रखनी है हम लोगों को। तो इनकलाब जिंदाबाद से रिलेटेड मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी दोस्तों, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, ठीक है भाई। चलिए तो ये सारी बातें, हमें भगत सिंह से रिलेटेड बातें पूरी क्लियर हो गई, याद हो गई, और सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई है कि इनकलाब जिंदाबाद क्या था, किसने नारा दिया और इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 पे पहुंचते हैं। ये कहता है द साइमन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब ये भैया स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से यहाँ पे गलत दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सर हम लोगों ने यहाँ पे तीनों कमीशन के बारे में पढ़ रखा है, और तीनों कमीशन के ईयर भी दोस्तों हम लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर है ना भाई। चलिए तो कैसे क्लियर है सर? तो पहला जो कमीशन आया था वो आया था 1909 में, और उसका नाम क्या था दोस्तों? यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है भाई। दूसरा जो कमीशन आया था 1919 में, आप लोगों ने बताया था नाम, मुझे याद करिए, मॉन्टेगू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है भाई। चलिए अब तीसरा कमीशन आना चाहिए था 10 सालों बाद 1929। ये कमीशन 1929 में नहीं आया। ये कमीशन आता है दोस्तों कब? ये आता है दोस्तों 1928 में, ठीक है। ये कमीशन को भेजने का काम करती है टॉरी गवर्नमेंट, और यहां पे भेजा जाता है 7 मेंबर्स की कमीशन को, ठीक है भाई। इस 7 मेंबर्स को लीड करते हैं जॉन साइमन, ठीक है। और इंडिया में इनका जो प्रोटेस्ट किया जाता है वो ब्लैक फ्लैग से किया जाता है, और लिखा जाता है उसमें गो बैक साइमन, ठीक है भाई। चलिए ये बात
एग्जाम में याद रहेगी आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पे ये एजर्शन जो है दोस्तों 100% क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ पे लिखना चाहिए था इनको 1928। क्या लिख रहा था, 1928। इट वॉज फॉर्म्ड सोनली टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस। क्या ये यहाँ पे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए साइमन कमीशन भेजा जाता है 1919 में? तो ये हम लोगों को बताना है यहाँ पे कि 1919 में ये कमीशन हम लोगों को यहाँ पे भेजा जाता है, और ये एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ये यहाँ पे बात तो समझ में आ गई सर कि 1909 में मॉडल रिफॉर्म आता है, 1919 में मॉन्टेगू क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म आता है, और 1928 में साइमन कमीशन आता है। बट यहाँ पे एक बात और क्लियर होती है कि साइमन कमीशन इसीलिए अपॉइंट किया जाता है कि 1919 में क्या हुआ, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में और क्या चेंजेस करने हैं, ये बताने के लिए यहाँ 1919 के एक्ट में एनालाइज करने के लिए साइमन कमीशन का अपॉइंट किया जाता है। ये 1928 में आता है। ये सारी कहानी हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो आंसर होगा सर की जो एजर्शन है वो यहाँ पे 100% सही दिया गया है, बट जो रीजन दे रहा है वो यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने वाला है उसमें कैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ब्रिटिशर्स की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इंडियंस की, ये सब इसमें रखा गया था। ठीक है, द कमीशन एम टू असिस्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 1919। यहाँ कमीशन जो एम किया गया था उसका जो मेन कारण था वो ये था कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा 1919 एक्ट का, ये पूछा गया। एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स नॉट टू ग्रांट इंडिपेंडेंस। यहाँ पे रिफॉर्म की भी बात करी गई 1919 के एक्ट में, मगर यहाँ पे किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंस देने की जो है बात यहाँ पे नहीं की जाती है। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है 136 का। 137 क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोलता है द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी सेशन एट लाहौर इन 1929 डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ये बोलता है कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो यहाँ पे मीटिंग होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे इजी लैंग्वेज में बोलते हैं AICC की जो मीटिंग होती है वो 1929 में होती है लाहौर में, और यहां पे डिमांड की जाती है टोटल इंडिपेंडेंस की। या हम लोग इसको यहां पे दोस्तों बोल सकते हैं पूर्ण स्वराज। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे इस समय पे लॉर्ड इरविन अपनी बात रखते हैं। लॉर्ड इरविन ये बोलते हैं कि आपको अपने देश में डोमिनियन स्टेटस चाहिए, तो आइए हम लोग मिलके बात करेंगे। तो डोमिनियन स्टेटस के लिए जब बात करने की इन लोगों ने रिकमेंडेशन रखी तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस निकल के आता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है लंदन में। ये 3 सालों तक के चलता है, 1930, 1931, 1932। ठीक है भाई, यहां तक ये कहानी क्लियर। चलिए, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो सेशन होता है लाहौर में 1929 में, वो डिमांड करता है, डिक्लेयर करता है यहाँ पे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए इसी खुशी में जवाहर लाल नेहरू जी रावी रिवर के बैंक पे, रावी रिवर के बैंक पे फ्लैग होस्ट करके आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए याद रखेंगे हम लोग। तो रावी रिवर के बैंक पे यहाँ पे फ्लैग होस्ट हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए, और यहाँ पे टोटल इंडिपेंडेंस की यहाँ पे डिमांड रखी जाती है। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे जो कांग्रेस सेशन हुआ था लाहौर में, इसको यहाँ पे प्रिसाइड करने का काम, इसको एड्रेस करने का काम जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। बिल्कुल सही बात है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इसको एड्रेस किया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए, क्योंकि क्लास 10th का जो एग्जाम होता है वो बहुत ही खतरनाक टाइप का भी हो सकता है और बहुत ही आसान भी हो सकता है, तो हम लोग दोनों तरीके से तैयारी करते हैं। तैयारी होगी हमेशा खास, क्योंकि हमारी जो गोल है, हमारा जो एम है वो हमेशा 80 में से 80 रहेगा। तो हमें तैयारी बिल्कुल खास करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार सक्सेस स्टोरी हम लोगों को यहाँ पे लिखनी है। तो चलिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब ए असर्शन भी सही है और रीजन भी यहाँ पे सही है।
आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया ए का, बट इसका कारण क्या है? डिस्क्रिप्शन हम लोग अगर देखें, द सेशन मार्क्ड अ शिफ्ट इन कांग्रेस गोल। अब यहाँ पे ये जो सेशन होता है लाहौर सेशन, इसमें इनका जो गोल होता है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम डोमिनियन स्टेट टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड रखी गई थी, अब उससे ये चेंज होके पहुंच जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? यहाँ पे पूर्ण स्वराज की। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर यहाँ पे क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 137 हमारा क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 138 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 बोलता है द मोपला रेबिलियन टुक प्लेस इन केरला। मोपला जो रेबिलियन है वो कहां होता है? केरला में होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये है हमारा केरला। केरला फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह पे ट्रैवलिंग जो है वो यहाँ पे रिवर के थ्रू हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। ठीक है भाई, चलिए यहां पे एक रिवर फेमस है जिसका नाम है पेरियार रिवर। ठीक है भाई, और यहां पे केरला में आते हैं 1498 में सी रूट को डिस्कवर करते करते वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आते हैं यहां पे पोर्चुगल से। ठीक है भाई, तो केरला के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग को याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि केरला में होता है यहाँ पे मोपलाह रेबिलियन। कौन सा होता है दोस्तों? यहाँ पे मोपलाह रेबिलियन। ठीक है भाई, चलिए इट वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में यहाँ पे किया गया था। तो चलिए भाई, हम लोगों को क्लियर हो गया है कि मोपलाह रेबिलियन जो है केरला में होता है, और दूसरा यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ए एंड आर आर ट्रू एंड बट दे आर नॉट रिलेटेड। भाई ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मगर दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली जो है वो दोस्तों यहाँ पे सही दिए गए। द रेबिलियन वॉज प्राइमरीली एग्रेरियन, मगर यहाँ पे जो रेबिलियन करा गया था वो एग्रेरियन था। मतलब वही कि ये लोगों ने अलग अलग तरीके से टैक्स रेट को बढ़ाया होगा, और टैक्स रेट को बढ़ाने के कारण लोग हो गए परेशान। एंटी लैंडलॉर्ड, अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, अननेसेसरली यहाँ पे क्या करते थे? हम लोगों से टैक्स जो है वसूल किया करते थे। बट ऑल्सो हैड एलिमेंट ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स, और कहीं ना कहीं एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स भी है जो केरला के पीपल्स के दिमाग में यहाँ पे आ जाता है। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है, ए एंड आर दोनों ही सही है, बट आर जो रीजन जो दिया गया है वो एजर्शन का एग्जैक्टली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेबिलियन जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, मगर यहाँ पे जो रेबिलियन हुआ, मोपला रेबिलियन, ये हुआ था एग्रेरियन के लिए। किसके लिए हुआ था? एग्रेरियन, मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बोलता है द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब यहां पे बोलता है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय मास प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ये मास प्रोटेस्ट के साथ, और यहां पे मास प्रोटेस्ट के साथ में यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में ये क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है दोस्तों 1942 में। कौन करता है? महात्मा गांधी जी। ठीक है भाई, चलिए कहीं ना कहीं इसी में सपोर्ट मिलता है आईएनए का, इंडियन नेशनल आर्मी का, और फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, जो कि चला रहे थे सुभाष चंद्र बोस, जिनने स्लोगन दिया था जय हिंद का। ठीक है, स्लोगन किसका दिया था दोस्तों? यहाँ पे जय हिंद का। यहां तक के कहानी क्लियर हो गई है। चलिए अब यहाँ पे स्लोगन आता है 1942 का, जो महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट किया, उसका स्लोगन था डू और डाई। डू और डाई मतलब करो या मरो, या तो आपकी जरूरत ही नहीं है। तो अब ये स्थिति आ गई है कि जो यहाँ पे अभी तक के मॉडरेट फेस में चल रहे थे, शांति से बात कर रहे थे, अब वो भी यहाँ पे एग्रेशन में आ जाता है, और कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस के
दोस्ती के कारण, सुभाष चंद्र बोस के सपोर्ट के कारण क्विट इंडिया मूवमेंट जो है बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से दोस्तों यहाँ पे काम कर पाता है। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ तक के कहानी हम लोगों को क्लियर हो गई है सर यहाँ पे कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसमें मास प्रोटेस्ट होता है, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, इट वॉज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। भाई क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे हो, ब्रिटिशर्स को भगाने की बात कर रहे हो और बोल रहे हो कि वो सपोर्ट करेंगे, ये तो जस्ट इम्पॉसिबल केस है ना दोस्तों, वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं किया। तो इससे समझ में आता है कि जो रीजन है दोस्तों यहाँ पे 100% गलत दिया गया है और जो एजर्शन है दोस्तों वो 100% यहाँ पे हमें सही दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं तो हमें क्लियर होती है चीजें। द मूवमेंट फेस्ड सीवियर रेप्रेशन, बहुत कोशिश करी गई ब्रिटिशर्स ने हर तरीके से इंडियंस को खत्म करने की या यहाँ सप्रेस करने की या रेप्रेस करने की कोशिश करे फ्रॉम ब्रिटिश अथॉरिटीज इंक्लूडिंग मास अरेस्ट एंड द वायलेंस। और यहाँ पे वायलेंस भी बहुत ज्यादा हो जाता है और यहाँ पे मास अरेस्ट मतलब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पकड़ा जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट कहीं ना कहीं शुरुआत होता है और गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ रहता है इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। द फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। ये बात हम लोग को याद रखनी है। ठीक है भाई, इट एम्ड टू कंसोलिडेट द लेफ्ट विंग फैक्शंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि हम लोगों ने ध्यान से समझिएगा ये पढ़ा था कि 1907 में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो चलिए भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की थोड़ी सी हम लोग समरी को समझ लेते हैं पहले। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में बनता है। ठीक है, इसको सजेस्ट करते हैं रिटायर्ड एओ ह्यूम जो कि थे रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर। ठीक है भाई, चलिए इनका फुल नेम जो है वो था यहाँ पे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है भाई, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये पहली बात। दूसरी बात, इसके प्रेसिडेंट बनते हैं WC बैनर्जी, व्योमेश चंद बैनर्जी। ठीक है भाई, चलिए अब इसका लोकेशन क्या था भाई? तो इसको एस्टैब्लिश किया जाता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। ठीक है, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे अब जो लेफ्ट विंग थी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे इसका सपोर्ट किया और यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस 1939 में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसी समय वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए क्या स्टार्ट हो जाता है भाई? यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 आ गया भाई, 1939 आ गया। वर्ल्ड वॉर 1 तो खत्म हो चुका है भाई। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में। अब आ जाता है वर्ल्ड वॉर 2 की बारी जो कि 1939 से स्टार्ट होता है और लगभग 1945 में पूरी तरीके से खत्म होता है। यहाँ पे बर्लिन बंकर में हिटलर, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, ये कर लेता है सुसाइड। ठीक है भाई, चलिए तो कहानी यहाँ पे पूरी समझ में आ गई सर। फॉरवर्ड ब्लॉक समझ में आ गया। आईसीएस ऑफिसर जो थे उन्हें यहाँ पे बनाया क्या भाई? तो बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। ठीक है, और अगर हम लोग इंपॉर्टेंट बात करें इसमें तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1907 में यहाँ पे ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट में
दो पार्ट में कांग्रेस जब डिवाइड हो जाती है तो इसको हम कहते हैं दोस्तों यहां पे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, कहानी यहां तक के दोस्तों क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही जो है वो एकदम सही दी गई है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की जाती है और यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की लेफ्ट विंग फैक्शन को ये सपोर्ट करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है भाई, तो आंसर जो है यहाँ पे हमारा सही है। डिस्क्रिप्शन एक बार हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बोस एम्ड टू यूनाइट ऑल रेडिकल्स। अब यहाँ पे बोस जो है चाहते हैं कि सारे जितने भी रेडिकल फिलॉसफी को लेकर चलते हैं वो सारे लोग यहाँ पे जुड़ जाए। एलिमेंट्स टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और हमारा अब एक ही मुद्दा है कि अब हमें पूरी तरीके से चाहिए सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इससे कम में बात नहीं बनेगी। इसीलिए 1939 में जब फॉरवर्ड ब्लॉक बना तो 1942 में होता है शुरुआत की भाई तो क्विट इंडिया मूवमेंट की, जो कि करते हैं दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी जी। कौन करते हैं दोस्तों? महात्मा गांधी जी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 141 पे आता हूं मैं। ये कहता है द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। यहीं कहीं ना कहीं ये बोलता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए करी गई कि यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना चाहते हैं वो सारे के सारे रिफॉर्म यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आती है तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को करने का काम करते हैं यहाँ पे लॉर्ड इरविन। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है दोस्तों यहाँ पे, 1930, 1931 और 1932। 1931 में यहां पे होता है लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी का पैक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग गांधी इरविन पैक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे? और गांधी जी यहाँ पे जो बातें रखते हैं अपनी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसको बोलते हैं यहाँ पे 11 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है भाई, कहानी यहां तक के क्लियर, जिसमें कि सबसे मेन मुद्दा यह रखा जाता है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है इनको यहां पे रिलीज किया जाएगा। तो पॉलिटिकल प्रिजनर को यहां क्या किया जाएगा दोस्तों? रिलीज किया जाएगा। और ये पॉलिटिकल प्रिजनर कैसे बनते थे? तो ये जो रॉलेट एक्ट बनाया था यहाँ पे 1919 में, इसमें लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा था बैक टू बैक, जिनके लिए 2 सालों तक के किसी भी ट्रायल का प्रोविजन यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ बोलता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो डिस्कस करने के लिए थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया में क्या क्या हम लोगों को कर रहे हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या बोलते हैं? दे वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहाँ पे ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करी गई है, ये सारे रिफॉर्म को कंडक्ट करवाने का काम जो है वो करता है यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों करेगा? अभी मैंने बताया कि इसको डिस्कस करने का जो पूरा प्रोविजन किया था वो किसने करा था? लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है भाई, तो ये कहानी हम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई कि दर्शन तो दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया, बट यहाँ पे जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है भाई, चलिए क्लियर। चलिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड दीज कॉन्फ्रेंसेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं ये सारी कॉन्फ्रेंसेस टू डिस्कस द फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ इंडिया विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट का पार्ट है उनके साथ डिस्कस करने के लिए, फ्यूचर गवर्नेंस के लिए यहाँ पे ब्रिटिश ये सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड इरविन इसको यहाँ पे करवाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए कहानी क्लियर हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 142 पे मैं आता हूँ। द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब लिखी, भारत एक खोज। ठीक है, इट वॉज रिटन ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट इन द 1942 टू 1946। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, 1942 में होता है यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो जवाहरलाल नेहरू है इनको यहाँ पे हो जाती है जेल। और कब तक के रहती है? तो 1946 तक के ये जेल में रहते हैं। उस दौरान ये किताब लिखते हैं जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दी गई है। ठीक है भाई, चलिए। और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे एजर्शन का। नेहरू रोड द बुक
व्हाइल इम्प्रिजन्ड, जब इनको जेल में रखा गया तो इनने यहाँ पे किताब लिख दी, रिफ्लेक्टिंग ऑन इंडियाज रिच हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज। और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, एक ऐसी किताब है जिसमें सारी बातें लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के उस 1942 1942 से 1946 के समय जब वो यहाँ पे जेल में रहे। तो उनने इतनी अच्छी स्टडी कर रखी थी इंडिया की कि वो किताब लिख पाए। तो इन 4 सालों में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत एक खोज यहाँ पे किताब लिख दी। उसके बाद जैसे इंटरिम गवर्नमेंट बनती है तो उसके भी यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और मेन गवर्नमेंट जब बनती है तब भी ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 1964 तक के जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहाँ तक के क्लियर। चलिए तो आंसर हमारा क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 पे मैं आता हूं। 143 बोलता है द क्रिस्प मिशन ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो क्रिस्प मिशन आके हम लोगों को एक लॉलीपॉप देता है, बोलता है कि आइए अब हम लोग आपको यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस देंगे जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो क्या ये बात यहाँ पे सही दी गई है? बिल्कुल, क्रिस्प मिशन इसीलिए आया था कि इंडिया को अब हम लोग यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस देंगे जब भी हमारा वर्ल्ड वॉर जो 2 है खत्म हो जाएगा तब। इट वॉज एक्सेप्टेड बाय ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था दोस्तों। तो क्रिस्प मिशन को भी यहाँ पे क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। द ऑफर वॉज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस, जो ऑफर है वो रिजेक्ट किया किसने भाई? कांग्रेस ने। एज इट डिड नॉट मीट देयर डिमांड्स, यहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस ने जितनी भी डिमांड रखी थी वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है। देयर डिमांड फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे कांग्रेस ने डिमांड रखी थी इमीडिएट इंडिपेंडेंस की। 1929 में हम लोगों ने बात करी थी पूर्ण स्वराज, या तो हम लोगों ने बात करी थी टोटल इंडिपेंडेंस की, जो कि यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे आंसर हमें क्लियर है कि ए स्टेटमेंट क्रिस्प मिशन यहाँ पे ऑफर करता है डोमिनेंट स्टेटस का, बट ये बोलता है वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। और यहाँ पे जो रीजन दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 144 पे मैं आता हूँ। 144 क्या बोलता है? द स्लोगन जय हिंद वॉज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद जो स्लोगन है वो दिया यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने। बिल्कुल सही बात है। इट मीन्स विक्ट्री टू इंडिया। अब यहाँ पे जय हिंद का मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए हमारा भारत हमेशा ही जीतेगा। इसी के लिए कहीं ना कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई। इसी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे बात होती है इंडियन नेशनल आर्मी की। तो सबको जोड़ के यहाँ पे देश को आजाद करवाने में सबसे बड़ा रोल रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। किसका रहा दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है भाई, ए एंड आर मतलब एजर्शन रीजन दोनों ही दोस्तों यहाँ पे सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दोस्तों यहाँ पे ए का। बोस पॉपुलराइज्ड द स्लोगन टू इंस्पायर इंडियन सोल्जर्स एंड द सिटीजन। तो इंडियन सोल्जर्स के साथ साथ में सिटीजन्स को भी ये यहाँ पे क्या करना चाहते थे? इंस्पायर करना चाहते थे। इसीलिए इन्हें यहाँ पे नारा दिया दोस्तों जय हिंद का। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा याद रखना है हम लोगों को दोस्तों, वो क्या है? यहाँ पे जय हिंद है। ठीक है भाई, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1922। अब यहाँ पे बोलता है चौरी चौरा का जो इंसिडेंट है वो यहाँ पे 1922 में होता है। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ बोलता है ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और कब होता है? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय होता है। ठीक है भाई, चलिए तो अब यहाँ पे हम लोगों को कहानी थोड़ा सा पीछे ले जानी पड़ेगी दोस्तों, और ये कहानी शुरुआत होगी इसकी 1919 से। 1919 में बनता है रॉलेट एक्ट, जिसके अगेंस्ट में स्टार्ट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे 1920 में अलग अलग तरीके से मीटिंग होती है। इस अलग अलग तरीके से मीटिंग में सितंबर 1920 में सभी को एक साथ मिला के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए हाँ करवाई जाती है, और दिसंबर 1920 में फाइनली नागपुर सेशन में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात मान ली जाती है, और ये कलकत्ता सेशन में सभी लोगों को हाँ करवाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए तो दिसंबर और सितंबर ये 2 महीने हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए इसी समय होता क्या है 1920 में, यहाँ पे हमें पता है कि 1980 में जब हमारा वर्ल्ड वॉर 1 जो है खत्म होता है, उस समय टर्की जो है वो हार जाता है। अब टर्की के साथ साथ में यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, ये भी सारे लोग हार जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए इन सबको कहा जाता है मिला के सेंट्रल पावर्स।
तो ये सेंट्रल पावर्स की हार के बाद टर्की के जो इस्लामिक गुरु होते थे जिनको कहा जाता था खलीफा, अब यहां पे फोर्सफुली इस खलीफा की पोस्ट को यहां पे कैंसिल करवाने की बात करते हैं और यहां से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट करने वाले दो अली ब्रदर्स थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। अब ये जो शौकत अली है यही मिलते हैं आके 1920 में महात्मा गांधी जी से, और कहाँ मिलते हैं दोस्तों, ये मिलते हैं आके बॉम्बे में। फाइनली गांधी जी को लगता है कि ये बहुत सही समय है जब हम लोग हिंदू एंड मुस्लिम को यूनाइट कर सकते। तो हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए यहाँ पे मीटिंग होती है और फिर यहाँ पे दोनों मिलके जब अगेंस्ट में वॉइस रेज करते हैं, किसके अगेंस्ट में वॉइस रेज करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो वॉइस रेज करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, कॉमन एनिमी है। ठीक है भाई, और इसको कहा गया 1921 में खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलिए, तो कहानी यहां तक के क्लियर हो गई। अब खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। बट मेन जो कंसर्न था वो ये था कि हमें जितना भी करना है वो सब नॉन वायलेंस के फॉर्म में करना है। किस फॉर्म में करना है दोस्तों, यहाँ पे नॉन वायलेंस के फॉर्म में करना है। बट हुआ क्या, 1922 में यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई, ठीक है, किसका, तो ब्रिटिशर्स का। बट चौरी चौरा नाम की जगह पे जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे 23 पुलिसमैन को पुलिस स्टेशन में फायर लगा के किल्ड कर दिया गया। ठीक है भाई, चलिए, क्यों, क्योंकि ये इनको प्रोटेस्ट करने से रोक रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे नॉन वायलेंस की और आप कर रहे हैं यहाँ पे वायलेंस, तो यहाँ पे वायलेंस होने के कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। ठीक है, और कॉल्ड ऑफ कब किया गया दोस्तों, तो करा गया ये 1922 में। इसी से गुस्सा होके एक नई पार्टी बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्वराज पार्टी। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी बनती है 1923 में, और इसको बनाने वाले जो दो लोग थे उनका नाम है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है भाई, तो कहानी यहां तक की क्लियर हो गई हम लोगों को कि चौरी चौरा इंसिडेंट के पहले ये सारी चीजें हुई थी। इसीलिए चौरी चौरा में कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो एकदम सही से चल रहा था वो यहाँ पे कॉल्ड ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में भी यहाँ पे एक जगह थी पंजाब में। अब जो जगह यहाँ पे पाकिस्तान में पहुंच चुकी है, तो गुजरनवाला जो जगह थी वहां पे बॉम्ब अटैक के कारण भी गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहां पे कॉल्ड ऑफ कर देते हैं। बट यहाँ पे एक बात और याद रखनी है भाई, कॉल्ड ऑफ तो करते हैं, बट यहाँ पे जब कांग्रेस की मीटिंग्स होती है, जैसे कि ये सितंबर में मीटिंग होती है, नागपुर में मीटिंग होती है, और वो सबको मना के फिर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। 1921 में खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। बट फाइनली जैसे ही यहाँ पे नॉन वायलेंस की जगह वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है ये पूरा का पूरा सिनारियो, तो गांधी जी यहाँ पे बंद कर देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और दो लोग गुस्सा होकर एक नई पार्टी बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्वराज पार्टी। तो इस तरीके से हमें चौरी चौरा इंसिडेंट पूरा समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना सारा आपको एक जगह कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिल सकता, तो ये एक साथ दिया गया है, इसलिए आपका स्क्रीनशॉट लेना इसका बनता है। ठीक है भाई, क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा आपको। तो चलिए भाई, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई,
दिस द इंसिडेंट लेड टू गांधी जी कॉल टू एंड द मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो इंसिडेंट जो है कहीं ना कहीं गांधी जी को फोर्स करता है कि यहाँ पे हमें बंद कर देना चाहिए। द वायलेंट आउटब्रेक ऑफ एट द चौरी चौरा मेड गांधी जी रियलाइज द मूवमेंट पोटेंशियल टू टर्न वायलेंट लीडिंग टू इट्स सस्पेंशन, गांधी जी ने इसीलिए इसको सस्पेंड कर दिया। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे 146वां 146 क्वेश्चन आ चुका है दर्शन रीजन का। कहता है यहाँ पे द क्विट इंडिया मूवमेंट was launched at the कांग्रेस सेशन इन बॉम्बे 1942। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है कांग्रेस सेशन में बॉम्बे में 1942 में। क्या ये बात सही कही गई है भैया? ये बात बिल्कुल सही है। रीजन देता है गांधी जी अर्ज द इंडियंस टू डू और डाई इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और गांधी जी ये कहते हैं कि अब हमें जो है डू और डाई वाली कहानी में यहाँ पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे काम नहीं चल पाएगा। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है यहाँ पे दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट में बिल्कुल सही बात है कि बॉम्बे में जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें यहाँ पे नारा दिया गया था डू और डाई का। ये स्टेटमेंट दोनों ही दोस्तों जो है 100% यहाँ पे सही दी गई है। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, स्लोगन क्या था और कौन से सेशन में ये सारी चीजें जो है फुलफिल होती है। ठीक है भाई, चलिए। तो both A and R are true and R is the correct explanation of A. The Quit India movement was a call for mass civil disobedience movement. तो यहाँ पे जो क्विट इंडिया मूवमेंट बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था ताकि हैवी लेवल पे बहुत सारे लोग मिलकर सिविल डिसोबीडियंस, मतलब अब ब्रिटिशर्स की कोई भी बात नहीं माननी है, अब हमें कहीं ना कहीं इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना है बाय हुक और बाय क्रुक, डिमांडिंग एन एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और पूरी तरीके से डिमांड किया गया कि अब ब्रिटिश रूल जो है 100% जो है एंड होना चाहिए कहां पे? इंडिया में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 147 हमारे सामने आता है। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड इन 1881। भैया ये बात तो गलत कह दी यहाँ पे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है रिपील्ड जो होता है 1881 में होता है। ठीक है, इट वाज फेस सीवियर अपोजिशन फ्रॉम इंडियन प्रेस एंड इंटेलेक्चुअल। ठीक है भाई, चलिए। और यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे जो इंडियन प्रेसर इंटेलेक्चुअल होते हैं वो इस चीज का यहाँ पे भरपूर अपोज करते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से सुनिएगा भाई। 1872 में पहली बार सेंसस की बात होती है और सेंसस की बात करते हैं लॉर्ड मेयो। ठीक है भाई, तो लॉर्ड मेयो करते तो यहाँ पे ये जो 1881 लिखा हुआ है ये तो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, उस समय पे ब्रिटिश इंडिया में सिस्टमैटिक सेंसस स्टार्ट होती है, वो होती है 1881 में। ठीक है भाई, चलिए। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद सिस्टमैटिक जो सेंसस स्टार्ट होती है वो होती है 1951 में, और ये हर 10 सालों में सेंसस होती है। ठीक है भाई, चलिए ये याद रखना है हम लोगों को। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता है स्टार्ट 1878 में। इसी के साथ इस समय पे स्टार्ट होता है आर्म्स एक्ट, जिसमें इंडियंस कोई भी आर्म्स को नहीं रख सकते और किसी भी आर्म्स के उन लोगों को लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, बिना लाइसेंस के काम यहाँ नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जो बोला इट हैज फेस सीवियर अपोजिशन फ्रॉम द इंडियन प्रेस एंड इंटेलेक्चुअल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हमें जो भी वॉइस रेज करनी होगी, जो भी बात कहनी होगी, वो हम लोग किसके थ्रू कहेंगे? न्यूज़पेपर, जर्नल्स या तो मैगजीन्स के थ्रू कहेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंडर गाइडेंस में होती थी। वो अगर परमिशन देंगे तो आप प्रिंट कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको प्रिंट नहीं कर सकते दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो चलिए कहानी यहाँ पे हम लोग को क्लियर हो जाती है, और यहाँ पे स्टेटमेंट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब एजर्शन जो है वो गलत दिया गया है, और जो रीजन है वो यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए। The Vernacular Press Act was repealed in 1882, but it had indeed faced strong opposition. ठीक है भाई, चलिए। Vernacular Press Act जो है
8 में स्टार्ट होता है, मगर रिपील जो है 1882 में कर दिया जाता है। और इंडीड फेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, और लोग इसको स्ट्रांगली क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी जो कि 1923 में बनती है, इसको बनाने का काम यहाँ पे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। They wanted to contest election to enter the legislative council, और वो चाहते थे कि हम लोग यहाँ पे क्या करें भाई, इलेक्शन करें और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ पे इलेक्शन का हमें मौका मिले। इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी को अलग किया और ये बनती है स्वराज पार्टी। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द स्वराज पार्टी एम टू ऑब्स्ट्रक्ट ब्रिटिश पॉलिसीज। स्वराज पार्टी कहीं ना कहीं एम रखती थी कि ब्रिटिश पॉलिसीज को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, रोकेगी फ्रॉम विद इन द काउंसिल्स बाय गेनिंग इलेक्टेड पोजीशन। तो अगर उनको यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगी तो ब्रिटिशर्स को वो कहीं ना कहीं स्टॉप कर पाएगी, ऐसा इन लोगों का सोचना था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं। क्या कहता है ये, द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज इनिशियली फाउंडेड बाय राज बिहारी बोस। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है इनिशियली मतलब शुरुआत में इसको एस्टैब्लिश करने का काम जो है वो राज बिहारी बोस करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इट वाज लेटर लेड बाय द सुभाष चंद्र बोस, और आगे चल के इसको संभालने का काम करते हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। चलिए ये स्टेटमेंट हमें याद रखना है कि राज बिहारी बोस ने इसको फॉर्म किया था इंडियन नेशनल आर्मी को, और कंटिन्यूएशन में इसको लेके चलते हैं दोस्तों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही दी गई है। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द इंडियन नेशनल आर्मी एम्ड एट फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो हम लोग यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी का जो मेन कंसर्न था वो ये था कि किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स से हम लोगों को यहाँ पे फ्री करना है। सॉ सिग्निफिकेंट लीडरशिप अंडर सुभाष चंद्र बोस, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होता है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस देते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी को कंटिन्यू करते हैं, फाउंड करते हैं इसको राज बिहारी बोस। ठीक है भाई, चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया और सही आंसर है। चलिए, द कम्युनल अवार्ड वॉज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन 1932। मैक्से, ठीक है, मैक्से रेनॉल्ड ने करा था इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे कम्युनल अवार्ड मतलब कहीं ना कहीं फिर ये डिसयूनिटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं फिर से ये डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। ठीक है, तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने ये कम्युनल अवार्ड यहाँ पे स्टार्ट किया था 1932 में। अब यहाँ पे इसका तो प्रोटेस्ट होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मगर ये कम्युनल अवार्ड 1932 में स्टार्ट किया गया था। 1932 में पूना पैक्ट भी होता है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए होता है। इट प्रपोज्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। ये यहाँ पे जो रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो स्टार्ट किया था कम्युनल अवार्ड, इसमें यह कहा गया था कि रिलीजियस कम्युनिटीज के हिसाब से यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स भेजे जाएंगे या सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए जाएंगे, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था कि इंडिया को यहाँ पे डिवाइड कैसे किया जाए। बट इंडिया में यहाँ पे इसका अपोज किया गया और ये कम्युनल अवार्ड को यहाँ पे फुलफिल नहीं होना दिया, लोग इसको यहाँ पे नहीं मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, ए एंड आर आर ट्रू, दो एजर्शन है जो रीजन है दोनों ही यहाँ सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। The communal award aim to address the representation of various community। communal award कहीं ना कहीं बात कर रहा है कम्युनिटी से रिलेटेड, मतलब कहीं ना कहीं पर्टिकुलर कम्युनिटी के यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है। बट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल अमंग इंडियन लीडर्स, तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है पूरे इंडियन लीडर्स के यहाँ पे बीच में। तो आंसर जो है वो एजर्शन रीजन दोनों ही सही है और ये कॉन्ट्रोवर्शियल कम्युनल अवार्ड बन जाता है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हमारा पूरा जो सफरनामा है यहाँ पे समाप्त होता है और डीपीपी जिसको हम लोग बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, वो पूरी तरीके से यहाँ पे समाप्त होता है क्योंकि हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, तो चलिए जैसा कि मैंने कहा था कि साल 2024 डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के लिए फुल ऑफ सरप्राइजेस है। तो यहाँ पे जो 11th और 12th में धुरंधर आ चुके हैं जिनने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है और वो फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला ले आइए आपके लिए यहाँ पे डेफिनेट सक्सेस क्लासेस की नीट पाठशाला। और यहाँ पे अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही आपको यहाँ पे चीजें मिलेगी। ऑनलाइन तो हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, अगर ऑफलाइन भी आना चाहते हैं तो भोपाल में इस सेंटर पे आ सकते हैं आप लोग। ठीक है भाई, चलिए तो इंडिया का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये नीट प्रिपरेशन के लिए।
हमारे सेलिएंट फीचर्स में सारे वही फीचर्स हैं जो आप लोगों के काम के हैं। ऑनलाइन क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, डीपीपी शीट्स व सॉल्यूशन वीडियोस एंड हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे डीएससी नीट पाठशाला पे आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब डेफिनेट सक्सेस क्लासेस नीट पाठशाला पे सारा आपको वैसा का वैसा ही सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि दूर दराज के जितने भी लोग हैं उन तक के पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो हमने नीट पाठशाला के थ्रू आप तक के पहुंचने की कोशिश पूरी करी गई है। बट इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सारे अपडेट्स आपको यहां पे मिलेंगे। अब आपको सारी चीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा सकती है। आप यहां पे इन कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं, इन फोन नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। बढ़िया, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो ये बात थी हमारी डेफिनेट सक्सेस क्लासेस की नीट पाठशाला की। और जैसा कि आपको पता है कि भैया अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि भैया जो हमारी यहां पे नीट पाठशाला है, उसके बाद हमारे जो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, डेफिनेट सक्सेस की पाठशाला जो है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये जो डेफिनेट सक्सेस की पाठशाला है, ये आप लोगों के लिए लेके आया बहुत सारे फीचर्स, जिसमें हम लोग ये सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं। और ये सारी चीजें सिर्फ आपके लिए है। क्यों? क्योंकि इस बार स्कोर करना है 80 में से 80। तो जुड़ जाइए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।